पलाशपुर और केतक नगर, इन दोनों गांव के बीच से बहती है गंगा नदी। उसी नदी से तैरते हुए जा रही थी एक सुनहरी जलपरी, पर अचानक तेज तूफान और बारिश के कारण उस जलपरी ने कुछ दिनों के लिए नदी के इसी स्थान पर रुकने का निश्चय किया। इस तूफान में नदी की लहर इतनी बढ़ गई है, मुझे आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रुक जाती हूँ। पलाशपुर और केतक नगर गांव के ज्यादातर लोग मछुआरे थे, इसीलिए ये नदी ही उनकी जीवन रेखा थी। इस नदी में नहाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और गांव के गाय और भैंसों को नहलाना सब कुछ होता था। लेकिन नदी के दोनों किनारे पर बसे पलाशपुर और केतक नगर, इन दोनों गांव के लोगों में हमेशा से झगड़ा चलता रहता था और सुनहरी जलपरी नदी के नीच से इन लोगों के सारे झगड़े देखती रहती थी। सावधान कालू, हमारे हिस्से की मछली अगर तू पकड़े ना तो अच्छा नहीं होगा। इस नदी के मछली पर हमारा ज्यादा हक है। हाँ। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा हो गया। वो देखता है कि निताई के कांटे में लगातार मछलियाँ फंस रही है, लेकिन उसके कांटे में अब तक एक भी मछली नहीं फंसी। ये मजाक हो रहा है। मेरे हिस्से के सारे मछली तू पकड़ रहा है। तुम्हारे हिस्से की मछली मतलब? और नहीं तो क्या, नहीं तो तेरे छड़ी में इतनी मछलियाँ कैसे फंस रही है और मुझे अब तक एक भी नहीं मिला। तो तुम्हें मछली पकड़ना नहीं आता इसीलिए नहीं मिल रहा है। खामोखा इल्जाम लगा रहे हो। क्या कहा तूने? इतनी हिम्मत? मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। अरे अरे, इन दो गांव के लोग तो बड़े अजीब हैं। एक दूसरे से ऐसा झगड़ा क्यों करते हैं? बस फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। इसके कुछ देर बाद रतन की पत्नी बर्तन धोने के लिए नदी किनारे आई और बहुत सारा कचरा नदी के पानी में फेंक दिया और वो कचरा बहकर नदी के दूसरी तरफ चला गया। तब नदी के उस तरफ बैठ के कलुआ के माँ कपड़े धो रही थी। अरे अरे अरे, क्या तू अंधी हो गई है समोली? मैं कपड़े धो रही हूँ, दिखाई नहीं दिया? तूने अपने कचरे मेरी तरफ फेंक दिया। मेरे सारे सब कपड़े गंदे हो गए। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं फेंका। मैंने तो कचरा नदी में फेंका है। अब अगर वो बहकर तुम्हारी तरफ आ गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम इस तरह कौवे की तरह चिल्लाओ मत, समझे? क्या कहा? मेरी आवाज कौवे की तरह है और तुम्हारी आवाज तो कोयल जैसी है। रुक जा, अभी मजा चकाती हूँ। ये कहकर कलुआ की माँ पास से एक बाल्टी कचरा लाई और सीधे रतन की पत्नी के बर्तन पर फेंक दिया। ये तुमने क्या किया? छी छी छी! तुमने जानबूझकर मेरे बर्तनों पर कचरा फेंका। अरे कोई है, आकर देखो तो जरा। ये कलुआ की माँ जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा कर रही है। अरे बाप रे, इन दो गांव की औरतें भी बहुत झगड़ते हैं। सैमुली के चिल्लाने के आवाज सुनकर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। वहीं कलुआ की माँ ने भी लोगों को बुला लिया और क्या, दो गांव में झगड़ा शुरू हो गया, जो झगड़ा दोपहर से शाम तक चलता रहा। और शाम के वक्त पलाशपुर गांव के छोटे छोटे बच्चे गेंद से खेल रहे थे। ऐसे ही खेलते खेलते अचानक, अरे जा, नदी में गेंद तो गिर गई। घंटू, जल्दी जाकर गेंद को उठा ला। लेकिन गेंद नदी में गिरकर बहते हुए दूसरी तरफ चली गई, जहां कलुआ, गोपाल और शिवली बैठे अमरूद खा रहे थे। तभी वो लोग गेंद को देखते ही उठा लिए। ये अच्छा नहीं हो रहा है कलुआ, हमारे बॉल जल्दी लौटा दे। गेंद पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? अब ये हमारी तरफ आ गई है, ये गेंद हमारी है। फिर वो लोग गेंद को उठाते ही वहाँ से भाग गए। बड़े लोगों के झगड़े के कारण इन दोनों गांव के बच्चे भी एक दूसरे से इसी तरह की शरारतें करते रहते थे। केवला, अगर तुम्हारी गेंद हमारे किनारे तक आ गई तो हम भी तुम्हें नहीं लौटाएंगे, याद रखना। मैं देख रही हूँ इन दो गांव के बुजुर्गों को देखकर बच्चे भी झगड़ने लगे हैं। ये तो गलत है। देख रही हूँ इन दो गांव के झगड़ा मुझे ही सुलझाना पड़ेगा।
पलाशपुर गांव में अच्छे रेशम की खेती होती थी, इसीलिए यहाँ के लोग कम दामों में हर दिन नए नए रेशम के कपड़े पहनते थे। दूसरे किनारे केतक नगर गांव में मीठे आम मिलते थे और ऐसा मीठा आम कहीं पर भी नहीं मिलते थे। लेकिन दोनों गांव में हमेशा झगड़े लगे रहने के कारण कोई भी अपनी खास चीज नदी के दूसरी तरफ बेचने को तैयार नहीं होता था। और कुछ दिनों में ही धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया। पता है भाग्यवान, लगातार कई दिनों से बारिश होने से नदी में पानी बढ़ने लगा है, जिससे गंगा में हिल्सा मछली भी आ रहा है। हाँ, उस गांव के लोग मछली पकड़ना शुरू करने से पहले हमें ही सारी मछली पकड़ लेनी चाहिए। ठीक है भाग्यवान, कल सुबह जल्दी उठकर मछली पकड़ने जाऊंगा। नहीं, कल सुबह नहीं, सुबह सारे लाइन लगा देंगे। तुम आज रात ही जाकर मछली पकड़ना शुरू करो। पत्नी के आदेश अनुसार हरी रात में ही कांटे लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे किनारे रवि और उसकी पत्नी कांटे से मछली पकड़ रहे थे। फिर हरी नदी में कांटे डालते ही सीधा जाके फंसती है जलपरी के बालों में। भाग्यवान, लगता है बड़ी हिल्सा मछली फंसी है, मैं खींचकर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये सुनते ही रवि जल्दी ही अपने कांटे नदी में डाल दी और वो कांटे जाके फंसी जलपरी की पूंछ में। ये क्या फंस गया मेरे बालों में और पूंछ में भी। मुझे बहुत दर्द हो रही है। हरी और रवि दोनों अपने छड़ी को दोनों दिशाओं में खींचने लगे और वो जलपरी पानी के ऊपर आने लगी। जलपरी को देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। रवि, इसे तू छोड़ दे, ये जलपरी मेरे कांटे में फंसी है, इसलिए ये जलपरी हमारा है। दिखाई नहीं देता, मेरी कांटे जलपरी की पूंछ में फंसी है। तू छोड़ दे, ये जलपरी हमारी है। इधर जलपरी दर्द के मारे तड़पती रहती है। ये सुनहरी जलपरी को लेकर रवि और हरी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर सुबह होते ही वहाँ और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जलपरी को लेकर दोनों गांव के बीच झगड़ा चलता ही रहा। इनका झगड़ा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इधर मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ, कोई देख भी नहीं रहा है। अरे तुम लोग झगड़ना बंद करो, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस समुंदर में जाना है। अरे बाप रे, ये जलपरी तो बोल भी सकती है। तुम्हें तो मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेले में जाकर अच्छे कीमत पर बेचेंगे। कभी नहीं, जलपरी को हम बेचेंगे। ये सुनकर सुनहरी जलपरी बहुत डर जाती है। फिर वो मन ही मन एक योजना बनाई और बोली, क्या आप लोगों को पता है मेरे पास बहुत सारे खजाना है। अगर तुम लोग मुझे छोड़ दिए तो मैं तुम्हारे 2 गांव में से कोई एक गांव को ये सारे खजाना दे दूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सच में क्या? ये जो तुम कह रही हो ये हम कैसे मान ले? तब जलपरी जादू करके पानी से बहुत सारा खजाना निकल कर दिखाती है और साथ ही साथ वो खजाना गायब भी कर देती है। और ये देखकर शर्त क्या है? जल्दी बोलो, हम सारे शर्त मानने के लिए तैयार हैं। सारे खजाने हम ही लेंगे। जलपरी की सारे खजाने सिर्फ हम ही लेंगे। मेरी शर्त है कि नदी में ना उतरकर तुम एक दूसरे के गांव में जाकर एक दूसरे गांव की खास चीज लाकर मुझे दोगी और जिस गांव के लोग सबसे पहले मुझे वो खास चीज लाकर देंगे मैं उसी गांव को सारे खजाना दूंगी। जलपरी की बात सुनकर सभी लोग गहरे सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस नदी के बिना उस गांव में जाने का और कोई रास्ता नहीं था। चलो चलो, मुझे तरकीब मिल गई, अब काम शुरू करते हैं। पलाशपुर गांव के लोग बांस काटकर और मजबूत लकड़ी इकट्ठा करके नदी के ऊपर एक पुल बनाना शुरू करते हैं। ये देखकर केतक नगर के लोग भी पुल बनाने लगे, लेकिन दोनों गांव ही बार बार असफल हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इस तरह से तो ब्रिज बार बार टूट रहा है। तभी दूसरे किनारे से रवि कहता है, इस तरह से तो ब्रिज कभी नहीं बनेगा।
लेकिन हम जलपरी के शर्त नहीं माने तो वो खजाना हम में से किसी को भी नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा चलो हम 2 गांव के लोग मिलकर एक ही मजबूत ब्रिज बनाते हैं और जो भी खजाना मिलेगा हम दोनों गांव में बंटवारा कर लेंगे। फिर दोनों गांव के लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और देखते ही देखते एक मजबूत और सुंदर पुल बना लेते हैं। इसके बाद वो जलपरी को दोनों गांव की खास चीजें लाकर दे देते हैं। तब जलपरी कहती है, आप लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि कैसे एक साथ मिलजुल के कितने अच्छे ब्रिज बनाए। अब से कभी भी तुम लोग झगड़ा मत करना और आज से तुम लोग मिलजुल कर रहना और मैं जो खजाना देकर जाऊंगी वो तुम लोग गांव के अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। ये कह के सुनहरी जलपरी जादू करके दोनों गांव को ही खजाना देती है। फिर वो पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद से दोनों गांव बिना किसी झगड़े के एक साथ मिलजुल कर रहने लगे।